स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। EPFO APFC एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम है वसु कटारा। हमारा EPFO का बैच 5 सितंबर 2022 से लॉन्च होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। शाम 7 बजे से 9 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी और लाइव क्लास होगी। आपको ये क्लास कैसे आपको प्रोसीड होंगे, हम लेट अस सी कौन से क्लासेस हुआ करेंगे, कौन से टॉपिक्स हुआ करेंगे। तो एक बार एक टेंटेटिव कैलेंडर देख लेते हैं हम कैसे क्लास करने वाले हैं। देखिए EPFO का जो नोटिफिकेशन है, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि एग्जैक्टली कब आएगा। इट विल सून बी आउट बट डेट नोबडी कैन टेल यू। सिर्फ हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग RTIs के द्वारा ये पता चला है कि EPFO एग्जाम की प्रोसेस अभी चल रही है और EPFO एग्ज़ाम होना ही होना है। अब जो चीज़ होनी है, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, आपको तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है तो आप वीडियो यहीं रोक दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। पर हाँ, अगर आप सोशल सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी और कंप्लीट करके रखनी पड़ेगी, ताकि मल्टीपल रिविजन्स के बाद आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो एग्ज़ाम क्लियर करने में। मैं एक सच्चाई आपको बताता हूँ। काफ़ी ऐसे बच्चे स्टडी IQ से डिमांड कर रहे थे कि हम EPFO APFC कोर्स लेकर आए, और पॉपुलर डिमांड पर हम ये कोर्स लेकर आए हैं। इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन दी बैच। मुद्दे की बात यह है, वो आपका कंपटीशन है, वो तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करनी है। ज़रूरी नहीं है कोर्स में जुड़ो, मैं फोर्स नहीं कर रहा। इट इज़ जस्ट अ चॉइस एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर यू। बट if you want to prepare for UPSC APFC exam, now's the time। ये समय सही है, अभी तैयारी शुरू करनी चाहिए। इससे ज़्यादा डिले करोगे, आई एम सॉरी, आई विल ऑनेस्टली टेल यू, गाड़ी छूट चुकी होगी, लुटिया डूब चुकी होगी। आपके लिए समय एक बार बीत गया तो बात गई। तो बस यही कहना चाहता हूँ, अभी से तैयारी शुरू करो। एंड फॉर दैट वी हैव लॉन्च दिस बैच फॉर यू। क्लासेस शुरू हो रही है 5 सितंबर से 5 से 23 तक। मैं खुद आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग कवर कराऊंगा, फिर पॉलिटी के लेक्चर्स हैं, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं। फिर नवंबर में हम सोशल सिक्योरिटी करेंगे मेरे साथ, मैं सोशल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा। जस्ट लाइक दैट हमारी टीम आपको लेबर रिलेशंस, लेबर लॉ, हमारे पास लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो कि आपको लेबर लॉज जैसे एक बहुत दिलचस्प येट वेरी टेक्निकल टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। GS फैकल्टीज आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगी, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। What else do you need? In one course, all of your syllabus will be covered. You will have one-on-one mentoring, you will have test series, you will have a lot of things to practice। आपके पास बहुत कुछ होगा लगातार प्रैक्टिस करने के लिए। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ लाइव क्लास एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में देखने के लिए, सॉफ्ट कॉपी नोट्स, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, लाइव क्लासेस तो मैंने बता ही दिया। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है हमारे इस कोर्स के तहत। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, आपके अंदर समय भी है, आपके पास जज्बा भी है, तो इस एग्ज़ाम की ज़रूर तैयारी करना ही करना। दैट इज़ माई सजेशन फॉर यू। सो इन अ ब्रीफ वे आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मैं बस कुछ चंद समय में आपको यही समझाना चाहता हूँ कि EPFO कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कवरेज आप देख लीजिए, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। आप ये मत देखिए कि बाकी इंस्टीट्यूट्स की कोचिंग कितने में मिल रही है, क्या मिल रही है। नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ा रहे हैं हम, कंपेयर कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, सारे स्पेशलाइज्ड एरिया एक्सपर्ट्स के द्वारा। मैं खुद क्योंकि अकाउंटिंग फील्ड, मैं खुद एक SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, एक एलुमनस हूँ, तो इसलिए मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। आप अच्छे से समझेंगे भी और आपको जितना सिंप्लीफाई करके, ज़रूरी नहीं है कि यू नीड एक्सपर्ट्स टू टीच यू। एक्सपर्ट्स इन द सेंस कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आके पढ़ाएं, नथिंग लाइक दैट। आपको एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन करनी है। EPFO एग्ज़ाम इज़ नॉट CA एग्ज़ाम, इट इज़ अ बेसिक लेवल एग्ज़ाम। सो मैं जो बताना चाहता हूँ बच्चों आपको, वो इतनी बात है
कि आप यूपीएससी एपीएफसी की तैयारी अभी से शुरू करें, हमारे कोर्स में जुड़ के शुरू करें और इस कोर्स का मैक्सिमम एडमिशन लेकर बेनिफिट लीजिए, लाभ लीजिए। फाइनल वर्ड्स मेरे यही रहेंगे दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टू आस्क, दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप वसु कटारा स्टडी IQ, दिस इज़ माई जीमेल ID vasu.katara@studiiq.com। इस पर आप मैसेज डालिए, मेल करिए। अगर आप हमारे एडमिशन लेने की प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं, सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड वंस यू आर इंटरेस्टेड, डू विजिट आवर मोबाइल ऐप और वेबसाइट एंड अप्लाई दिस कूपन कोड वसु लाइफ। इसको अप्लाई करने से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा हमारे कोर्स पर। सो इट विल कॉस्ट यू लेसर देन व्हाट इज बीइंग शोन हियर। दिस इज ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। ये सिर्फ मैं सीरियस एस्पिरेंट्स को रिवील कर रहा हूँ। अदरवाइज दोज हु आर नॉट वेरी सीरियस करेंटली, जो सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें, पर तब तक समय बीत जाएगा। टाइम इज ऑफ द एसेंस। और सबसे बड़ी बात, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसमें इतना टाइम नहीं डिवोट किया। ये कारण होता है उनके उसके फेलियर, उस एग्जाम को ना क्लियर कर पाने का। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। पहला हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आप पढ़ भी लीजिए। तो मैंने कोर्स का बता दिया, आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, पर जरा पढ़ा के भी तो दिखाओ, कैसा पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो। सबसे पहली चीज, सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, पता तो होना चाहिए क्या होती है सोशल सिक्योरिटी। व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? दो वर्ड्स हैं, ब्रेक कर लेते हैं। एक तरफ सोशल, एक तरफ सिक्योरिटी। फर्स्ट वर्ड सोशल। यू अग्री विद मी, मैन इज ए सोशल एनिमल। ये तो आप बात अग्री करेंगे, यस और नो? मैन इज ए सोशल एनिमल। हम एक सोसाइटी के अंदर जीते हैं जिसमें हमारे साथ और भी लोग को एग्जिस्ट करते हैं, यस और नो? दिस इज रियलिटी। और हमें अगर समाज में जीना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली, यस और नो? अच्छा, सोशल सिक्योरिटी ये टर्म इंसान की जिंदगी में तभी आता है जब वो किसी इशू से, किसी प्रॉब्लम से, किसी कंटिंजेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसे आकस्मिकता, हिंदी में बोलते हैं इसे आकस्मिकता, आकस्मिकता, किसी कंटिंजेंसी का सामना करते हैं, किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो कि उनके लिए अनसर्टन सिचुएशन है, जो अभूतपूर्व है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की मृत्यु हो गई है, डेथ। इन केस ऑफ डेथ आपको देखने मिलेगा परिवार में एक शख्स थे, वही कमाते थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, परिवार की देखरेख कौन करेगा? सोशल सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी आकस्मिक या ऐसे अनसर्टन इशू सिचुएशन की वजह से कोई इशू ना पैदा हो, लोगों को इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पे किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। दूसरी बात, आपको ये भी देखने मिलेगा, लेट्स से कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उनको उस समय पे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, पर आर्थिक कारणों की वजह से, पैसे की मजबूरी की वजह से, माफ कीजिएगा, आर्थिक कारणों की वजह से, पैसे की मजबूरी की वजह से एक महिला को उस टाइम पे गर्भवती होने के बावजूद काम करना पड़ रहा है। और खासकर डोमेस्टिक एड्स, जो घरों में काम करती हैं लेडीज़, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, उनको इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर एक, आपके बॉडी के अंदर एक बेबी है, उसकी टेक केयर, उसको नर्चर तो करना ही है, साथ साथ काम भी करना है। इट बिकम्स डुअल प्रेशर। तो ताकि महिला उस टाइम पे आर्थिक समस्या का ना सोचें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ना सोचें, उनके पास फंड्स अवेलेबल रहें, इसलिए मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है हमारे देश में। डेथ, अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है, अगर इंश्योरेंस रहेगा तो उनके परिवार की देखभाल की जा सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, कुछ साल तो कम से कम परिवार अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, देख रेख कर पाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई विकलांगजन बन जाता है, डिसएबिलिटी का सामना करना पड़ता है, कोई विकलांग बन जाता है, दिव्यांग भी कहते हैं लोग, दिव्यांग बन जाता है, एक हाथ एक पैर एक आंख, अगर, या दोनों हाथ दोनों पैर दोनों आंख, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि इनका आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आप अपना कार्य सही से कैरी आउट नहीं कर पाओगे। अगर आपके लिम्स, आईज, अगर कोई भी इशू होता है तो आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो आपको बात समझनी है वो इतनी सी है कि रियलिटी यही है कि ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मनी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट या इनकम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट और इनकम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
और उस फाइनेंशियल सपोर्ट, उस इनकम सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सोशल सिक्योरिटी लॉज होने चाहिए, कई सारे कानून होने चाहिए जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। अब ये जो कानून होते हैं सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने वाले, हमारे देश में भी है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन प्रोविजंस के तहत काम करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट हो गया, कम से कम लेबर को वेजेस मिले, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, वो लेबर लॉ से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कानून हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, फूड सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, बहुत सारी स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको भी हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जाके शेड्यूल एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स, ये सब हमारे लेक्चर्स में कवर हो रहा है। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी? इसका आपको जवाब मिला दैट सोशल सिक्योरिटी इज ए प्रोसेस और ए मेथड थ्रू विच यू कैन सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम कंटिजेंसीज। आप किसी भी आकस्मिकता से लोगों को बचाना चाहते हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन में इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, वरना एक परिवार को आर्थिक तौर पे सफ़र करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को आर्थिक तौर पे इकोनॉमिकली सफ़र करना पड़ेगा। तो जब किसी की डेथ हो जाए इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सकता है, कोई डिसेबल्ड हो जाए, विकलांग बन जाए तो उसे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो काम नहीं कर पाएगा कोई शख्स। कोई महिला गर्भवती होती है तो उन्हें मैटरनिटी रिलीफ का फ़ायदा मिलना चाहिए, बुढ़ापे में पेंशन का सपोर्ट मिलना चाहिए, घर परिवार के खर्चे जब आप रिटायर हो जाते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड का सपोर्ट होना चाहिए। तो बहुत कुछ है, सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं है। हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO जैसी संस्था है जिसके लिए रिक्रूटमेंट आया है। हेल्थ केयर के देखभाल के लिए हमारे पास ESIC नाम की एक संस्था है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स चलाती है इंडिया में, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको अच्छी चिकित्सा का लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाऊँ, थोड़ा इतिहास में चलते हैं, चलो हम अपने उड़न खटोले में बैठ के चलते हैं, हम इस टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में। कहानी है आज से 120-130 साल पहले जर्मनी के अंदर ऑटो वॉन बिस्मार्क नाम के एक बहुत महान लीडर हुए। जैसे इंडिया में सरदार पटेल माने जाते हैं, वैसे ही जर्मनी के ऑटो वॉन बिस्मार्क को माना जाता है, जिनकी वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। उन्होंने देखा जर्मनी हमेशा से ना ऐसा एक देश रहा है जहाँ पे स्मेल्टर्स, इसके साथ साथ गोल्ड और मेटलमैन, जो कि ऐसे लोग हैं जो लोहे का, सोने का काम करते हैं, पीतल का काम करते हैं, सोनार, लोहार जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा थी। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक सोनार, एक लोहार एक दिन काम कर रहा था, उनके हाथ पे खोलता हुआ आपको देखने मिलेगा मेटल गिर गया और हाथ का काम इस्तेमाल करना ही बंद हो गया, हाथ काम ही नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे वो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि फैमिली का क्या, कौन टेक केयर करेगा, कौन देखभाल करेगा? तो बिस्मार्क ने सोचा, हाँ, समाज में लोगों के पास एक सोशल इंश्योरेंस तो होना चाहिए। और वही सोशल इंश्योरेंस के आइडिया को उन्होंने एक सॉलिड एक प्रोविजन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया अपने देश में, जहाँ पे जर्मनी दुनिया का पहला देश, ऐसी सवाल आ भी सकता है, जर्मनी दुनिया का पहला देश बनता है जो कि सोशल इंश्योरेंस लेकर आया। बुढ़ापे में लोगों को सहारे के लिए सोशल इंश्योरेंस दिया गया, एक तरीके से पेंशन का हिसाब दिया गया, और कई सारे प्रावधान जर्मनी से शुरू हुए। पर ये प्रावधान थे, ये कोई कानून तो थे नहीं। दीज वर नॉट लॉज, दीज वर जस्ट प्रोविजंस। अगर आप लॉज का देखेंगे तो अमेरिका पहला देश रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पहली बार लॉ लेकर आया, लेजिस्लेशन लेकर आया। किससे जुड़ा हुआ? सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। ये फोटो भी देख सकते हैं आप। अमेरिका पहला देश बना दुनिया में जिसने कानून 1935 में पेश किया, एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बनाया। भारत में भी सामाजिक सुरक्षा आज के टाइम पे हम कानून के रास्ते देते हैं। वो पहले का टाइम था जब हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत रहते थे। आज के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज तब्दील हो गई हैं और जॉइंट फैमिलीज अब न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं। क्या बन गई हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि लोग अब इंडिविजुअली रहते हैं, कुछ लोग शहरों में नौकरी करने जाते हैं। तो पहले रहता था कि अगर एक परिवार है उसमें कई सारे मेंबर्स हैं, किसी की एक की इनकम कम हुई, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा, तो दूसरे फैमिली मेंबर्स टेक केयर कर लेंगे। बट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज ऐसा पॉसिबल है नहीं।
आज जब जॉइंट फैमिली से टूट कर हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए हैं, तो अब हमें चाहिए दैट पीपल शुड हैव सेल्फ क्रिएटेड सोशल सिक्योरिटी, खुद के द्वारा बनाई गई सामाजिक सुरक्षा हो। इसी बात पे अगर आप देखेंगे सोशल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, सरकार कोशिश करती है लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करे। सरकार की कई सारी योजनाएं भी चलती हैं, जैसे अन्न बांटने के लिए सरकार ने अनाज के लिए मिड डे मील स्कीम शुरू करी है छोटे बच्चों के लिए। आपको राशन की दुकानों से अनाज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से अनाज देखने मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का एक कानून लेकर आई कि भारत में लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल सके। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर क्या सब सरकार के हाथों में ही छोड़ना चाहते हो? खुद भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स का पार्ट क्यों नहीं बनते? मतलब सर, मतलब मान लो मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, आप सबका सिलेक्शन हो ईपीएफओ में, सब एपीएफसी बने, ऑफिसर बने, बहुत बढ़िया। जब जॉब लगेगी ना तो एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलेगा, एक पेंशन अकाउंट खुलेगा आपका। हर महीने आपकी सैलरी से कुछ % पैसा निकलेगा, कुछ पैसा आपका एम्प्लॉयर जो कि ईपीएफओ है वो देगी, और वो पैसा जुड़ता जाएगा। एक खाते में आप रखोगे, उसे जोड़ते रहोगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए परिवार में शादी है, घर खरीदना है, या कोई इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गई, विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, इंजरी हो गई, हेल्थ ग्राउंड्स पे ले लिया आपने, या फाइनली रिटायरमेंट पर या सुपर एनुएशन पे जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। पेंशन आपको जब तक आप जीवित रहेंगे आपको मिलेगी। कई सारे लोगों को सरकारी नौकरी में होने की वजह से उनकी मृत्यु उपरांत भी, मतलब मान लीजिए ए है, ए की डेथ हो गई तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड को उनकी पेंशन ट्रांसफर हो जाती है, ये भी सच है। तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन जैसी स्कीम्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, खुद से पैसा डाल रहे हो, आपका एम्प्लॉयर भी डालेगा, आप भी डालोगे। वॉलंटरी बेसिस पर दोनों, आप और आपके एम्प्लॉयर, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा है। ये सब हो तो वॉलंटरी बेसिस पर है, पर लॉ में ऐसा लिखा है, लॉ में लिखा है कि आप अपनी इच्छा से कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, पर सरकार के कहने पर मिनिमम एक थ्रेशोल्ड होगा, मिनिमम एक लिमिट होगी, मिनिमम एक % होगा, जो कि हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। पूरा लॉ पढ़ेंगे, पूरा उधेड़-बुन करेंगे उसके प्रोविजंस का। तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम, मैं ज़्यादा अभी एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा, मेरी अपेक्षा है, मेरी उम्मीद है कि जो बच्चा देख रहा है अभी लेक्चर, वो अभी बहुत बिगिनर लेवल पर है। तो अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर भी हैं, तो मेरा डेलिबरेटली जानबूझ के आज के लेक्चर का लेवल बहुत बिगिनर लेवल का है, बहुत ईजी लेवल का है। तो ये मत सोचना कि मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ फॉर एवरीवन, दोज हु आर वाचिंग फर्स्ट टाइम, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ वाई। बाकी हमारे जो पेड कोर्स होगा, जो हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे, उसमें हर तरीके से कवर कराया जाएगा, ईजी, मॉडरेट, एडवांस, एवरीथिंग विल बी कवर, डोंट वरी, रेस्ट एश्योर्ड। तो ये सारी स्कीम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, जैसे मैंने पेंशन प्रोविडेंट फंड का एग्जांपल दिया आपको। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होता है ये मैंने बता दिया। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उनका इलाज करवाया जा सकता है, वरना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा। अगर खुद की जेब से निकाल के व्यक्ति खर्चेगा पैसा, तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है इलाज पे आजकल खासकर। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, सरकारी नौकरी है, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग प्रोविजन होते हैं, एम्पैनल्ड डॉक्टर्स होते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटी ऐसे मिलती है। पेंशन प्रोविडेंट फंड का बता दिया। 26 हफ्ते की मैटरनिटी, वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज में थे हम मैटरनिटी पीरियड के हिसाब से। मात्र तो लाभ 26 हफ्ते का देते हैं कि रेस्ट करिए, घर पे रहिए, अगर जॉब में है तो सैलरी आपको मिलती रहेगी उस दरमियान। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर फीमेल्स। सो व्हाई दिस इज बीइंग डन? ताकि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी ऐसी सिचुएशन से जिसमें उनकी इनकम गिर सकती है। सिंपल एज दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे चलें। अब आगे आपका एक सवाल होगा कि सर वो सब तो ठीक है, पर अगर स्टेटमेंट आती है तो हम किसको सही माने, सोशल सिक्योरिटी क्या है? तो ये डेफिनेशन आएगी भी तो, क्योंकि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ILO की। सोशल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निशेस थ्रू appropriate organization against certain risks। कौन से रिस्क? डेथ, डिसेबिलिटी, ये सब यहाँ आता है। इन खतरों से बचाने के लिए कोई संस्था अगर आपकी मदद करती है तो वो सोशल सिक्योरिटी है। वो संस्था सरकार हो सकती है, वो संस्था कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है,
वो संस्था कोई एनजीओ भी हो सकती है, वो संस्था कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी रिस्क से, फ्यूचर रिस्क से, जिसमें इनकम कम हो जाएगी आपकी, वो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है। एक तरफ सरकार ये प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट, और दूसरा नॉन गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है, एक तरफ गवर्नमेंट भी सेंटर स्टेट लेवल की, दूसरी तरफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस, और तीसरे लेवल पर सेल्फ, आप खुद अगर करते हैं तो। इन 3 तरीके से आप सोशल सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन थे भारत के, हम वो अलग सेपरेट करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है हम सेपरेट क्लास में करेंगे। मैं आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उनके अंदर क्या क्या मैटर्स है, कॉन्करेंट लिस्ट, उनमें लेबर कैसे आता है ये समझाऊंगा, डीपीएसपीस के प्रोविजन समझाऊंगा, और इन सबको लिंक करके चलेंगे, बट वो सेपरेटली एक नए सेशन में करेंगे। ये आपको सेशन इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आप समझ सकें कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आसान शब्दों में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप खुद इंटरेस्टेड हो हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए। उसमें क्या रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई होती है, यूट्यूब पे वो स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि नोट्स नहीं दिए जा सकते आपको। नोट्स बने हैं, बहुत मेहनत के साथ बने हैं, एग्जाम में क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपको जो गाइडेंस है, मेंटरशिप है, वो मैसेज करके यूट्यूब पे तो नहीं हो सकती ना। तो फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन आवर कोर्स, एंड फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू द प्रोसीजर। ऐप हमारी स्टडी IQ ऐप में जाइए, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाइए, आपको हमारे कोर्स में एनरोल करने का मौका मिलेगा। EPFO APFC के लाइव क्लास में एनरोल करने का मौका मिलेगा, और लेक्चर देखिए। बस एक चीज़ मत भूलिएगा, डिस्काउंट ज़रूर ले लीजिएगा वसु लाइव कूपन कोड लगाकर, VASULIV। आज अभी हमने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीज़ देखी है। अगले लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन देखेंगे। ये सिर्फ लेक्चर 1 था, इसमें कोर्स के बारे में बताया गया और बहुत बेसिक व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, इसके बारे में चर्चा हुई है। बट व्हाट आर द प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द लॉज, उन सब का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब चैनल पर। जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम फिर से दिखा देता हूँ, ज़रूर जुड़ना, और ज़रूर मेरे से कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आई विल हेल्प यू। पूरे प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से, प्रॉपर सिस्टम से हम EPFO की प्रिपरेशन करेंगे। फिर जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा, ज़रूर से हम आप सबके साथ मिलकर आपको क्लियर करवाने में हेल्प करेंगे। थैंक यू। दिस इज़ माई टेलीग्राम ID। टेलीग्राम ऐप खोलो, वसु कटारा स्टडी IQ ऊपर सर्च बार में डाल देना, आ जाएगा मेरा ग्रुप, ज्वाइन कर लेना। ये मेरा Gmail ID है। थैंक यू, गुड लक एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।